हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे बेसिकली लोकल वेरिएबल क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली कि जब फंक्शन आप कॉल करते हैं तो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, वही एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले यूज किया है कि मेन फंक्शन है जिसमें हम दो वेरिएबल एक्स और वाई को रीड करके उसका सम पता करना है मुझे। ठीक है, तो सम फंक्शन को हम लोगों को कॉल करना है। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो बेसिकली क्या होता है इस चीज़ को हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को जब कॉल होता है तो क्या होता है कि पहला जैसे यहाँ पे सम फंक्शन जब कॉल किया है, सम फंक्शन कॉल किया है, तो पहला काम क्या होता है कि आर्गुमेंट आप सप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। वो क्या होता है, वो सप्लाई होता है और करस्पॉन्डिंग टू ईच पैरामीटर एक आर्गुमेंट हम देते हैं। जैसे कि देखिए सम में क्या है, दो पैरामीटर है एक्स और वाई। तो मेन को भी जब मेन में हम इस सम को कॉल कर रहे हैं तो दो पैरामीटर देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं उसमें जितने पैरामीटर है उतने आपको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमने दिया है, वन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पैरामीटर ऑफ सम। सम में दो पैरामीटर है तो दो आर्गुमेंट दिया। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कि हम आर्गुमेंट सप्लाई करते हैं और हर पैरामीटर के लिए फंक्शन डेफिनेशन में जितने पैरामीटर है उतने ही हम आर्गुमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दो है तो दो, तीन है तो तीन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये आर्गुमेंट क्या होगा, इवेलुएट होगा। ठीक है, जैसे एक्स यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन ही है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, एक वेरिएबल भी एक्सप्रेशन होता है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेटर इज एन एक्सप्रेशन। तो ये इवेलुएट होगा एक्सप्रेशन। तो इवेलुएट होगा तो मान लीजिए कि ये जैसे एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि ये 2 है और वाई की वैल्यू मान लीजिए कि 3 है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, और ये y की वैल्यू मान लीजिए यूजर ने जो रीड दिया है एक्स और y वो 2 और 3 है, और y इवेल्यूएट होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो पहले क्या होगा, आर्गुमेंट सप्लाई होगा जैसे कि यहाँ पे सप्लाई हुआ। दूसरा क्या होगा कि आर्गुमेंट इवेल्युएट होगा एज एक्सप्रेशंस। तो इवेल्युएट होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये कहाँ चले जाएंगे, हम सम में चले जाएंगे। तो सम में जैसे कॉल किया है तो क्या होगा कि ये वेरिएबल एक्स और वाई जो सम में वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या होगा, ये क्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले ये आर्गुमेंट सप्लाई होगा, फिर ये आर्गुमेंट इवेल्युएट होगा, फिर ये जिस फंक्शन को कॉल किया है उसके जो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, सो दो लोकल वेरिएबल कौन सा है, जेड है, और पैरामीटर कौन सा है, एक्स और वाई है। ठीक है, सो क्या होगा कि स्पेस इज क्रिएटेड फॉर लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है, जेड है, एंड पैरामीटर ऑफ कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, ये किस फंक्शन को कॉल किया है, सम को। तो इसका लोकल वेरिएबल और पैरामीटर ये क्रिएट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जो पैरामीटर होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा ये आर्गुमेंट से। मतलब कि एक्स में कौन सा वैल्यू चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा जो इवेल्युएटेड आर्गुमेंट का वैल्यू है। ठीक है, जो इवेल्युएटेड वैल्यू है आर्गुमेंट का, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसी तरह से y में कौन सा वैल्यू कॉपी हो जाएगा, y में ये 3 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो ये x में 2 कॉपी हो जाएगा और y में 3 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे और ये रिजल्ट को आप ये जेड में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एग्जांपल लिया है कि जब फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली क्या क्या कौन कौन सा स्टेप्स होता है। ठीक है, सो पहला जो स्टेप होगा, जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि ये आर्गुमेंट हम सप्लाई करेंगे फंक्शन कॉल में, एंड वन फॉर ईच पैरामीटर। जितने पैरामीटर हैं फंक्शन डेफिनेशन में उतने हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे फंक्शन कॉल में। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम कि ये जो एक्सप्रेशन है आर्गुमेंट में वो इवेल्युएट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो एक्स वाई है, सिंपल है। मान लीजिए कि अगर आपने दे दिया एक्स इंटू 7, तो एक्स इंटू 7 कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 7 विल बी 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से y का मान लीजिए कि वैल्यू है, दूसरा जो आर्गुमेंट आपने दे दिया है y बाई 3, सो y बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 बाई 3 ये 1। सो दूसरा काम क्या होता है कि ये जो अगर यहाँ पे तो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है फंक्शन कॉल में। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर्गुमेंट जो होता है वो इवेल्युएट होता है एक्सप्रेशन के रूल के हिसाब से। तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। और थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम चले जाएंगे जिस फंक्शन को कॉल किया है वहां,
और उस फंक्शन का क्या होगा, लोकल वेरिएबल और पैरामीटर क्रिएट होगा। तो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल कौन सा है, जेड है, पैरामीटर क्या है, एक्स वाई, तो ये क्रिएट होगा। और फोर्थ स्टेप क्या होगा कि जो आर्गुमेंट का वैल्यू है, जो इवेल्युएटेड वैल्यू है, वो क्या होगा, पैरामीटर्स में कॉपी हो जाएगा। मतलब पैरामीटर क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा आर्गुमेंट के वैल्यू से। तो यहाँ पे 2 और 3 से इनिशियलाइज हो गया। अगर एक्सप्रेशन ये हुआ होता तो क्या होता है, ये 14 और 1 से इनिशियलाइज होता है एक्स और वाई। तो ये बेसिकली फंक्शन कॉल होता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं कि पहला आर्गुमेंट क्या होगा, सप्लाई होगा सारा पैरामीटर जो फंक्शन डेफिनेशन में है सबके लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, आर्गुमेंट इवेल्युएट होगा। तीसरा क्या होगा कि ये लोकल वेरिएबल और पैरामीटर के लिए स्पेस क्रिएट होगा जिस फंक्शन को आपने कॉल किया उसमें। और फोर्थ क्या होगा कि जो पैरामीटर हो जाएगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा वो आर्गुमेंट के इवेल्युएटेड वैल्यू से, ठीक है, ठीक है। सो 10 पैरामीटर गेट्स ए कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इसको कॉपी मिल रहा है। कॉपी मिलने का मतलब ये हुआ, आप समझ लीजिए कि ये लोकेशन नहीं मिल रहा है, इसका जो वैल्यू है वो कॉपी हो रहा है, ठीक है। सो कॉपी का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है 2 और 3 इसका हम कॉपी दे रहे हैं, ठीक है। कॉपी का मतलब एक तरह से आप जीरोक्स कॉपी समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन जब रिटर्न होता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फंक्शन में, क्या क्या होता है फंक्शन में जब ये फंक्शन रिटर्न करता है। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कि जैसे फंक्शन जब कॉल होता है तो क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने फंक्शन कॉल किया तो क्या होता है कि ये जैसे अभी देखा था कि ये एक्स, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट हुआ था, फिर दूसरा वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ था, वाई क्रिएट हुआ था, और तीसरा वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ था, ये जेड क्रिएट हुआ था, ठीक है। और फिर ये एक्स में कहाँ कितना आ गया था, ये एक्स में 2 आ गया था, वाई में कितना आ गया था, वाई में वैल्यू कितना आ गया था, 3 आ गया था, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू इवेल्युएट हुआ था, एक्स था 2 और वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई का वैल्यू था 3, ठीक है। तो फंक्शन जब रिटर्न होता है तो बेसिकली क्या होता है, और जेड में वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो फंक्शन जब रिटर्न होता है तो क्या होता है, पहला काम क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई और जेड, मतलब जो पैरामीटर और लोकल वेरिएबल, ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सो स्पेस क्रिएटेड फॉर लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटर ऑफ रिटर्निंग फंक्शन इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल का जो लोकेशंस हैं, मतलब ये जैसे एक्स वाई जेड को जो स्पेस एलोकेट हुआ है, ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब कि अब ये वेरिएबल से रैम छीन लिया जाएगा, अब ये रैम एलोकेटेड नहीं होगा, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या काम होगा कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न में जो आपने वैल्यू इवेल्युएट किया है, जैसे जेड है तो इसका वैल्यू इवेल्युएट होगा। जैसे यहाँ पे जेड है, मान लीजिए अगर ये होता जेड इंटू 3, कोई भी अलग मान लीजिए एक्सप्रेशन होता है जेड इंटू 3, तो जेड इंटू 3 कितना होता है, 5 इंटू 3 15। तो ये क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन जो होगा रिटर्न स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन, ये इवेल्युएट होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा फंक्शन कॉल पे, मतलब ये सम के जगह पे, सम एक्स वाई के जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, 5 से। सो फंक्शन कॉल क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द रिटर्न एक्सप्रेसमेंट का जो रिटर्न एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है उससे हो जाएगा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड इन द रिटर्न स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन इन द कॉलिंग फंक्शन। तो ये कॉलिंग फंक्शन है, इसने कॉल किया है सम को, ठीक है। तो इसमें जो सम का वैल्यू है, ये फंक्शन कॉल का वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू से। तो रिटर्न वैल्यू क्या है, जेड, जेड क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कि देखिए क्या होगा, कंट्रोल कहाँ चला आएगा, कंट्रोल आ जाएगा इसके बाद फंक्शन कॉल के बाद का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मेन में एग्जीक्यूट होगा कॉलिंग फंक्शन में वो होगा प्रिंटफ, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल रिटर्न करता है, मतलब कि ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है एक्स वाई जेड, जब फंक्शन रिटर्न होगा तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और रिटर्न जो वैल्यू है जेड, जैसे जेड का वैल्यू कितना है 5, वो क्या करेगा, इस फंक्शन कॉल को रिप्लेस कर देगा 5 को। तो यहाँ मेन में जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब उसके बाद क्या होगा कि फंक्शन कॉल के बाद का स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटफ वाला। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल भी रिटर्न टू द कॉलर फंक्शन टू द पॉइंट जस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो जस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल कौन सा स्टेटमेंट है ये, सो यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है
तो फंक्शन कॉल के बाद का जो स्टेटमेंट होता है कॉलिंग फंक्शन में, जैसे कि यहाँ ये कॉलिंग फंक्शन है, वहीं से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का कॉलिंग फंक्शन में शुरू हो जाता है। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये फंक्शन कॉल रिप्लेस हो जाएगा रिटर्न वैल्यू से, ठीक है। सो लेट अस सी द समरी ऑफ फंक्शन, उसके बाद आगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे इस फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो पहला हम लोगों ने दिखा था कि फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है। फंक्शन डेफिनेशन में हम बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फंक्शन का नेम, उसका रिटर्न टाइप, मतलब किस तरह का वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड यूज करते हैं, और पैरामीटर्स, पैरामीटर में हम क्या देते हैं, हर पैरामीटर का डेटा टाइप होता है, नेम होता है, अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। तो टाइप 1 पैरामीटर मतलब कि एक इसमें दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर 1 है, परम 1 जिसका टाइप 1 है, दूसरा पैरामीटर परम 2 है, टाइप 2 है, और भी पैरामीटर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं हो, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइड यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉइड का मतलब कि कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो वॉइड मैंडेटरी है, बिना वॉइड के आप इसको नहीं लिख सकते। अगर कोई पैरामीटर नहीं है फंक्शन में तो वॉइड लिखेंगे, अगर है तो ये फंक्शन में जो पैरामीटर्स है वो कॉमा से सेपरेटेड होगा, अगर एक है तो एक से ज़्यादा है तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। और सारा पैरामीटर्स का क्या होता है, टाइप भी मेंशन होना चाहिए फंक्शन डेफिनेशन में। उसके बाद फंक्शन के बॉडी में हम क्या करते हैं, अगर लोकल वेरिएबल या और भी अदर कोई वेरिएबल चाहिए उसको डिक्लेयर करते हैं, लूप या अदर जो भी स्टेटमेंट जरूरी हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं जो हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। मतलब फंक्शन जिस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो डेटा की ज़रूरत होती है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो बेसिकली हम पैरामीटर के थ्रू रिसीव करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। और रिटर्न स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं किस लिए, अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। रिटर्न उसके बाद जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद हम सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। फंक्शन कैसे हम कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन का नेम और एक्चुअल आर्गुमेंट जो होता है वो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितना पैरामीटर होता है उतना ही आर्गुमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर है तो 2 आर्गुमेंट होगा, 3 पैरामीटर है तो 3 आर्गुमेंट होगा। सो नंबर ऑफ पैरामीटर इन द फंक्शन डेफिनेशन एंड नंबर ऑफ पैरामीटर इन द फंक्शन कॉल, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये जो डेटा टाइप है पैरामीटर और आर्गुमेंट का वो मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे पहला पैरामीटर अगर ये इंट टाइप का है तो पहला आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, वो इंट टाइप का ही होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उसी तरह से दूसरा मान लीजिए अगर डबल है तो ये भी डबल होना चाहिए। तो जो डेटा टाइप है पैरामीटर का वही क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट का डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। सो आर्गुमेंट 1 2 etc आर एक्सप्रेशन ऑफ डेटा टाइप 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। सो आर्गुमेंट 1 का डेटा टाइप क्या होगा, जो भी टाइप 1 है, अगर टाइप 1 इंटीजर है तो ये भी टाइप 1 हो जाएगा, अगर ये टाइप 2 डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, ये अदर भी मान लीजिए अगर पैरामीटर है, ठीक है। सो आप यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आर्गुमेंट का डेटा टाइप और पैरामीटर का डेटा टाइप एग्जैक्टली मैच करना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग वे में, ठीक है। अब यहाँ पे है कि फंक्शन कॉल जो होता है वो बेसिकली एक तरह से जैसे एक्सप्रेशन की तरह, रिटर्न जो वैल्यू है, रिटर्न जो एक्सप्रेशन है उसी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब इस तरह का डेटा टाइप जहाँ भी यूज कर सकते हैं रिटर्न टाइप का, उसी तरह का एक्सप्रेशन बेसिकली ये भी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फंक्शन कॉल किया, फंक्शन नेम और ये आर्गुमेंट दिया, तो ये सी में बेसिकली एक तरह से ये जो फंक्शन कॉल है वो एक तरह का एक्सप्रेशन होता है। हम लोगों ने देखा था कि एक्सप्रेशन के साथ दो चीज़ें एसोसिएट होती है, एक एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सप्रेशन का डेटा टाइप होता है। तो बेसिकली फंक्शन कॉल इज बेसिकली ये एक्सप्रेशन ऑफ डेटा टाइप जो कि फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन कॉल को आप वहां कहाँ यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन कॉल को हर जगह पे या उस हर एक्सप्रेशन में आप यूज कर सकते हैं जहां पे फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज हो सकता है या इस तरह के रिटर्न टाइप का वेरिएबल यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम जो ऑपरेटर होते हैं साइड इफेक्ट वाले, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर या प्लस प्लस ऑपरेटर, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन कॉल को यूज नहीं करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल से हमने समझाया कि मान लीजिए कोई फंक्शन है इंट सम इंट इंट, मतलब ये एक फंक्शन सम है जो दो इंटीजर को
दो इंटीजर, जिसके दो इंटीजर पैरामीटर है और ये इंटीजर टाइप का रिजल्ट स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अगर फंक्शन कॉल जैसे देखिए, मान लीजिए फंक्शन कॉल है सम 5 6, तो ये फंक्शन कॉल क्या है, ये बेसिकली एक तरह का इंटीजर एक्सप्रेशन है सम 5 6। सम 5 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, तो बेसिकली ये एक इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जहां जहां इंटीजर वेरिएबल यूज कर सकते हैं वहां वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन कॉल को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये भी इंटीजर वेरिएबल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको 32 से डिवाइड कर दिया, उसी तरह से इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, उसी तरह से हमने क्या किया 67 को सम 58 2 से डिवाइड किया। तो देखिए सम, ये जो फंक्शन कॉल है वो एक बेसिकली इंटीजर वेरिएबल की तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, जहां जहां आप इंटीजर वेरिएबल यूज करते हैं वहां वहां पे आप इस फंक्शन कॉल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो ये बेसिकली वैलिड एक्सप्रेशन, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे आप इस फंक्शन कॉल को एज ए इंटीजर यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे असाइनमेंट, आप इस तरह का ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं। सम 5 6 इक्वल टू 34, ये असाइनमेंट आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से सम 5 6 पे प्लस प्लस ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है। वैलिड एक्सप्रेशन कहाँ होगा, वो सारा एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट का ऑपरेटर नहीं है। साइड इफेक्ट का मतलब जैसे प्लस प्लस असाइनमेंट, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन कॉल को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर ये डबल होता है इसका सम का रिटर्न टाइप, तो भी आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है कि फंक्शन कॉल जो होता है वो जो डेटा टाइप होता है, जो रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, तो वो रिटर्न टाइप का जो वेरिएबल होता है वो जहां जहां यूज हो सकता है वहीं वहां वहां ये फंक्शन कॉल को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कहाँ यूज नहीं करेंगे, जहां पे कि ऑपरेटर विद साइड इफेक्ट हो, मतलब असाइनमेंट या प्लस प्लस इस तरह का ऑपरेटर पे हम यूज नहीं करेंगे। इस तरह का ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, जहां पे केवल एक सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर्ड होता है और वो उस फंक्शन का लोकल होता है। लोकल का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन के बाहर क्या होगा उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, उस फंक्शन को अगर आप उस वेरिएबल को अगर फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेसिबल नहीं है। और ये कब तक एग्जिस्ट करता है, कब तक ये मेमोरी में एलोकेटेड रहेगा, जब तक कि वो फंक्शन रन कर रहा है। जैसे फंक्शन टर्मिनेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और जैसे फंक्शन से आप बाहर जाएंगे वो वेरिएबल रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, पैरामीटर भी क्या होता है, एक तरह से लोकल वेरिएबल भी होता है। ठीक है, पैरामीटर भी एक तरह से लोकल वेरिएबल भी होता है, और इसका भी लाइफ टाइम और स्कोप क्या होता है, जो कि हम लोग देखेंगे आगे, वो भी लोकल वेरिएबल की तरह ही होता है। मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन के अंदर में इसको एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन के अगर बाहर जाएंगे तो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, वहां वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। दूसरा कि ये फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होगा ये एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं बेसिकली पैरामीटर, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है उससे क्या होते हैं, ये इनिशियलाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप फंक्शन कॉल किया था जैसे सम 5 6, तो पैरामीटर क्या होगा 5 और 6 से इनिशियलाइज हो जाएगा जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आर्गुमेंट जो है वो वेरिएबल है तो मॉडिफाइंग द पैरामीटर विद इन द फंक्शन बॉडी हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को हम थर्ड जो पॉइंट है इसको अच्छे से समझेंगे। ये जो पॉइंट है, जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसको समझेंगे कि इफ आर्गुमेंट इज वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे जैसे कि फंक्शन को कॉल किया, जैसे कि यहाँ पे मेन है, मेन में 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे। ठीक है, रेड। सो मेन में 2 वेरिएबल हैं ए और बी। ठीक है, सो दिस इज वेरिएबल ए, दिस इज वेरिएबल बी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एक वेरिएबल एक फंक्शन यूज किया स्वैप। स्वैप क्या कर रहा है, ए और बी के वैल्यू को इंटरचेंज कर ले रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए का वैल्यू कितना है 3 है और बी का वैल्यू कितना है, ये 7 है। तो हम चाहते हैं कि ए और बी का वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, मतलब ए में क्या आ जाए 7 आ जाए और बी में क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, एक्सचेंज करना हम चाहते हैं वेरिएबल को, तो इसके लिए हमने क्या किया, स्वैप फंक्शन का यूज किया है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे स्वैप, कि जैसे ए वेरिएबल है, ये स्वैप में देखिए ए बी सी क्या है, इसके लोकल वेरिएबल हैं। ये 2 पैरामीटर है स्वैप के, ए और बी, और एक वेरिएबल है
टेम्प, ठीक है। तो ये वेरिएबल है टेम्प, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने जब स्वैप को कॉल किया है तो ए और बी को एज ए हमने पैरामीटर दिया है, और ए बी बेसिकली क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे अगर आप जब स्वैप को कॉल करेंगे तो ए का वैल्यू इवेल्युएट होगा 3, तो ये वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगा, इसके ए में। उसी तरह बी का वैल्यू होगा इवेल्युएट, तो कितना होगा 7, तो ये हो जाएगा 7। अब इस स्वैप क्या कर रहा है कि टेम्प में ए को स्टोर कर रहा है, तो टेम्प में कितना आ जाएगा 3, और फिर ए को क्या कर रहा है, बी से इनिशियलाइज कर दे रहा है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ए विल बी 7, ठीक है। अब फिर क्या होगा, बी कितना हो जाएगा टेम्प, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो देखिए स्वैप में क्या हुआ, ए हो गया बी, बी हो गया ए। पहले क्या था, ए 3 था, बी 7 था, अब क्या हो गया, ए 7 बी 3 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये सारे वेरिएबल तो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ए बी सी, और यहां पे इसने कुछ रिटर्न किया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो किसी चीज से रिप्लेस होगा नहीं, ठीक है। तो ये जब रिटर्न हुआ तो देखिए कि यहाँ पे जो भी चेंजेज हुए वो क्या हुए, स्वैप के जो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर है उसमें ये चेंजेज हुए। ये चेंजेज देखिए मेन का जो ए और बी है उसमें चेंजेज नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज को डिफाइन किया, बताया हम लोगों ने कि इफ आर्गुमेंट इज ए वेरिएबल, उस वेरिएबल को अगर आप एज ए पैरामीटर एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन को, ठीक है, तो और उस पैरामीटर को अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं फंक्शन के बॉडी में, तो वो जो चेंजेज होता है वो जिस फंक्शन ने कॉल किया है, जैसे मेन ने कॉल किया है, वहां पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए कि ये स्वैप फंक्शन में ए और बी का वैल्यू एक्सचेंज हो गया, लेकिन ये मेन में ये इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पे ए और बी क्या है, डिफरेंट है, यहां पे ए और बी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि मेन ने जो वैल्यू पास किया है 3 और 4 7, वो बेसिकली क्या किया है, इसने ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं किया, इसने क्या किया है, इसका कॉपी पास किया। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे इसके पास जो ओरिजिनल कॉपी है उसने क्या किया है, अपने पास रख लिया है, तो इसने क्या किया है, उसका जो जीरोक्स कॉपी है ए और बी का उसको पास किया है। तो स्वैप ने क्या किया कि जीरोक्स कॉपी में चेंजेस किए हैं, ए को बी बना दिया, बी को ए बना दिया, लेकिन ये जो जीरोक्स कॉपी पे जो चेंजेस हुए हैं वो ओरिजिनल कॉपी में चेंजेस तो हुए नहीं हैं, ठीक है। तो जीरोक्स कॉपी में जो चेंजेस हुए हैं ओरिजिनल में तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पे जैसे कि एक्सचेंज करने के पहले जो ए और बी का वैल्यू कितना है 3 और 7, और देखिए स्वैप करने के बाद भी हमने जब फंक्शन कॉल किया उसके बाद जब प्रिंट किया है तो अभी वैल्यू क्या है 3 और 7 है। इसका मतलब कि मेन में ए और बी में कोई चेंजेज नहीं हुआ। ये जो अगर चेंजेज हुआ है तो इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल में चेंजेज हुआ है, और ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो ये वेरिएबल चूंकि डिस्ट्रॉय हो गया है तो ये फंक्शन का जो वैल्यू जो एक्सचेंज हुआ है फंक्शन में वैल्यू, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब कि ये जो कॉल्ड फंक्शन है, जिस फंक्शन में आपने जिस फंक्शन को कॉल किया है वो फंक्शन अगर कोई चेंजेस करता है तो वो चेंजेस क्या होगा, मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो चेंजेज इन ए फंक्शन डू नॉट इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू छोड़ दिया है, ओरिजिनल या वेरिएबल बोल सकते हैं यहाँ पे, ओरिजिनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह का काम हम कब करते हैं, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब हमने वैल्यू देकर कॉल किया है, ठीक है। तो इस तरह का कॉल बाय वैल्यू तब हम यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि ए और बी में कोई चेंजेस ना हो, मतलब जिस वेरिएबल को हमने एज आर्गुमेंट सप्लाई किया हम चाहते हैं कि ए और इस आर्गुमेंट में कोई चेंजेस ना हो इस फंक्शन से, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू करते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू का जो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स का केवल हम जीरोक्स कॉपी हम फंक्शन को देते हैं, ओरिजिनल कॉपी हम रख लेते हैं। तो फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा और जीरोक्स कॉपी में चेंजेस करेगा, और ओरिजिनल तो चूंकि फंक्शन जिसने कॉल किया उसके पास है तो ओरिजिनल में कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो जीरोक्स पे जितना भी चेंजेस करते रहे ओरिजिनल में ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली दी समरी ऑफ द फंक्शन। तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंटल जो चेंजेस होते हैं
वो अवॉइड हो जाते हैं। जैसे अब चाहते हैं कि ए और बी में कोई चेंजेस ना हो, तो अगर कॉल बाय वैल्यू आप यूज करेंगे तो किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, सी में सारे वेरिएबल का स्कोप होता है, तो हम स्कोप समझेंगे। तो स्कोप का सिंपल मतलब होता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब कि उसको कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्कोप बेसिकली का मतलब यही होता है कि द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम जहाँ पे उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे उस वेरिएबल का यूज परमिटेड है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? ठीक है, सो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है वो फंक्शन जिसमें उसको आपने डिफाइन किया है। ठीक है, सो वेरिएबल अगर कोई लोकल है तो उसका स्कोप मतलब उसको कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको वहीं एक्सेस कर सकते हैं जहां वो डिफाइन हुआ है, मतलब फंक्शन के बॉडी में ही आप उसको केवल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं? केवल फंक्शन के बॉडी में ही, मतलब फंक्शन में ही केवल आप एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से पैरामीटर का भी क्या होता है स्कोप? पैरामीटर का स्कोप भी क्या होता है? फंक्शन के बॉडी में ही होता है, मतलब जो फंक्शन जिस फंक्शन में पैरामीटर डिफाइंड है उसी फंक्शन में केवल पैरामीटर को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप का मतलब कहाँ इसको रिफरेंस कर सकते हैं, कहाँ इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर ये दोनों जो होते हैं वो बेसिकली जिस वेरिएबल में डिफाइंड है उसी में केवल इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका स्कोप क्या होता है? केवल विद इन दी फंक्शन होता है जिसमें ये डिफाइंड है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम का मतलब होता है कि कब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का वेरिएबल कब एग्जिस्ट करेगा? जब तक उसको रैम में स्पेस मिला है, जब तक वो रैम में एलोकेटेड है। ठीक है, वेरिएबल कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब उसको रैम में स्पेस एलोकेट होता है। तो कोई भी वेरिएबल जब तक वो रैम में एलोकेटेड रहेगा तब तक क्या होगा? वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही उसको आपने क्या किया, उससे रैम छीन लिया या रैम से उसको बाहर कर दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं डीएलोकेट कर दिया, तो वेरिएबल क्या होता है? वो मर जाता है, वो डाई कर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, सो लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि हाउ लॉन्ग वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन जिसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें मतलब उसको स्पेस एलोकेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, सो लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम या पैरामीटर का लाइफ टाइम क्या होता है? जब तक फंक्शन एक्टिव होता है, ठीक है, तब तक ये बेसिकली क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो फॉर लोकल वेरिएबल पैरामीटर द लाइफ टाइम इज द टाइम फॉर विच द फंक्शन इज एक्टिव। तो जब तक फंक्शन रन करते रहता है तब तक ये वेरिएबल क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, मतलब इनको स्पेस मेमोरी में एलोकेटेड होता है। जैसे ये फंक्शन टर्मिनेट करेगा, ये क्या होता है? स्पेस इनका छीन लिया जाता है। ठीक है, ये डीएलोकेट हो जाते हैं, या इसको कहें तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इनका डेथ हो जाता है या ये एग्जिस्ट करना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि लोकल वेरिएबल और लाइफ टाइम और स्कोप क्या है। तो लाइफ टाइम आप समझ गए। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और स्कोप का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किस पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम में। और लाइफ टाइम का मतलब कि वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कब तक एक्टिव रहेगा। तो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर का स्कोप कहाँ है? जिस फंक्शन में वो डिफाइन है विद इन द फंक्शन। और लाइफ टाइम क्या है? जब तक फंक्शन एक्टिव है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एक फंक्शन मेन है, मेन में एक वेरिएबल है। ठीक है, फिर एक फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन एफ है, इसमें एक वेरिएबल वाई है, और फंक्शन जी को कॉल किया है, फंक्शन जी में वेरिएबल जेड है। ठीक है, तो देखिए कैसे एग्जीक्यूशन होगा टाइम के साथ, ये कैसे ये इनका लाइफ टाइम और कैसे ये वेरिएबल क्रिएट होंगे और कैसे ये लाइफ टाइम और स्कोप चेंज होगा। ठीक है, सो अगर हम टाइम ले लें, टाइम के साथ देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है? मेन से शुरू होता है। ठीक है, सो पहले क्या होगा? मेन रन करना शुरू करेगा। ठीक है, सो मेन जब रन करना शुरू करेगा तो ये एक्स क्या है? मेन का लोकल वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल मेन का लोकल वेरिएबल एक्स क्या होगा? क्रिएट होगा। ठीक है, सो मेन रन करना शुरू हुआ, मेन का एग्जीक्यूशन शुरू होता है प्रोग्राम का, तो मेन में जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल है एक्स इसका, तो ये क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा? ये फंक्शन कॉल करेगा एफ को, मेन। ठीक है, सो ये फंक्शन कॉल करेगा, तो इसने मेन ने फंक्शन कॉल किया।
तो एफ को कॉल करेंगे तो कहां चला जाएगा, कंट्रोल एफ पे। तो एफ में देखिए कौन सा वेरिएबल है, वाई। तो एफ जब कॉल होगा तो क्या होगा, वाई क्रिएट होगा। ठीक है, सो देखिए ये वाई क्या है, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब एफ क्या कर रहा है, उसके बाद जी को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, फिर ये जी फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, मेन ने देखिए क्या किया, एफ को कॉल किया। एफ किसको कॉल कर रहा है, एफ कॉल कर रहा है जी को, तो इसने क्या किया, जी को कॉल किया। तो जी देखिए कॉल हुआ तो फंक्शन क्या होगा, जी में कौन सा लोकल वेरिएबल है, जेड। तो ये लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ, सो ये देखिए इसका लोकल वेरिएबल जेड क्रिएट होगा। ठीक है, अभी देखिए जेड क्या करेगा, रन करना शुरू करेगा। ठीक है, अब ये फाइनली क्या होगा, जेड टर्मिनेट हो जाएगा। सो जेड टर्मिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो देखिए कहां, किसको रिटर्न करेगा, फिर ये वापस एफ के बाद जाएगा। तो जी के बाद का जो स्टेटमेंट है, मतलब ये क्या होगा, जब रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब जी रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल देखिए क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जो वेरिएबल जेड है उसका लाइफ टाइम क्या है, ये विद इन जे ही है। जैसे ये वेरिएबल, जैसे ये जी फंक्शन टर्मिनेट करेगा, ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा और ये इसका स्कोप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जेड वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो जी देखिए रिटर्न हुआ तो क्या होगा, जो जेड वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए जेड जो वेरिएबल है उसका जो स्कोप क्या है, जी के अंदर में ही है। जो फंक्शन जी है जब तक रन करेगा इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और जब तक ये जी रन करेगा ये क्या करेगा, एक्टिव रहेगा वेरिएबल, ये मेमोरी में रहेगा एलोकेटेड। जैसे ये जी रिटर्न करेगा, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये जेड डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो अब जी रिटर्न हुआ तो क्या होगा, ये देखिए, तो जब जी रिटर्न होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन भी टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब एफ क्या करेगा, अब ये रिटर्न करेगा। तो एफ रिटर्न करेगा, इसके बाद क्या होगा, एफ रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल वाई जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो एफ रिटर्न किया यहां पे। ठीक है, जी रिटर्न किया तो एफ रिटर्न किया, तो एफ रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये लोकल वेरिएबल वाई डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए ये जो एरिया है, मतलब जब तक ये फंक्शन रन कर रहा है एफ, तब तक क्या है कि ये वेरिएबल वाई जो देखिए क्या है, मेमोरी में एलोकेटेड है। ठीक है, एफ के बाद देखिए जी कॉल हुआ, जी रिटर्न हुआ, तब भी देखिए वेरिएबल क्या है, वाई एलोकेटेड ही है। लेकिन इसका जो स्कोप है वो कहाँ है, केवल फंक्शन एफ में ही इसका स्कोप है। मतलब फंक्शन एफ के बाहर जो है वाई को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइफ टाइम क्या है, देखिए लाइफ टाइम देखिए ये इसके कॉल से लेके इसके इंड तक है। मतलब जब जी रन कर रहा है तब भी क्या है, वाई वेरिएबल मेमोरी में एलोकेटेड है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बस इसका ये स्कोप क्या है, विद इन दी बॉडी ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, सो एफ जब रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अब इसका लाइफ टाइम खत्म हो गया, अब ये मर जाएगा और ये इसको कहीं एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एफ रिटर्न करेगा तो क्या होगा, फिर ये एफ रिटर्न करेगा तो बेसिकली क्या होगा, अब ये फंक्शन भी क्या करेगा, मेन फंक्शन भी अब ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो वेरिएबल एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो मेन रिटर्न करेगा तो एक्स भी वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मेन का देखिए ये लाइफ टाइम क्या हो गया, ये दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ मेन वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे ये लाइफ टाइम ये चेंज कर रहा है, कि जी का लाइफ टाइम क्या है जब तक जी रन कर रहा है, एफ का लाइफ टाइम क्या है यहां से लेकर यहां तक, मतलब इसमें जी का भी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, मेन का देखिए लाइफ टाइम सबसे ज्यादा है मेन में जो वेरिएबल है, क्योंकि मेन तब इंड होगा जब ये दोनों फंक्शन ये कॉल होकर इंड हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, तब ये मेन इंड हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ कि कैसे ये लाइफ टाइम वेरिएबल का ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल टू शो यू द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है इसमें ये मेन का वेरिएबल एक्स का लाइफ टाइम है, ये क्या है वाई का लाइफ टाइम है, ये क्या है जेड का लाइफ टाइम है। और स्कोप क्या होगा, विद इन द फंक्शन ही होगा, मतलब एक्स का स्कोप क्या होगा, ये मेन में ही होगा। जब तक जैसे ही हम मेन से बाहर आएंगे ये इंड हो जाएगा। एफ का क्या होगा, जब तक ये रन कर रहा है तब तक ये एफ तब तक ये वेरिएबल वाई को एक्सेस कर सकते हैं। जेड उसी तरीके से केवल बॉडी में ही हम एक्सेस कर सकते हैं लोकल वेरिएबल को। अब यहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, इसका क्या बेसिकली मीनिंग है, इसका इम्प्लीकेशन हमने इस एग्जांपल से समझाया है। तो यहाँ पे जैसे मेन फंक्शन है उसमें हमने क्या किया है, एक फंक्शन को 1 और 2 दोनों आर्गुमेंट पे कॉल किया है।
ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एफ पहली बार 1 आर्गुमेंट पे कॉल किया, दूसरी बार 2, ठीक है। तो इस फंक्शन में एक पैरामीटर है एक्स, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल एक्स क्रिएट होगा, ये लोकल वेरिएबल है, और दूसरा लोकल वेरिएबल क्या है, वाई है। तो ये दोनों वेरिएबल क्या होंगे, क्रिएट होंगे, पहला पैरामीटर एक्स, दूसरा पैरामीटर वाई। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ये वाई को क्या कर रहा है, 10 कर दे रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि जैसे पहले क्या होगा कि मेन कॉल होगा, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, लोकल वेरिएबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होगा, सीधे फंक्शन कॉल होगा, तो क्या हुआ, एफ कॉल होगा तो क्या होगा, एक्स और वाई ये क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। एक्स वाई क्रिएट होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्स को क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू 1 मिल जाएगा, सो यहाँ पे ये 1 मिल जाएगा, सो एक्स को वैल्यू 1 मिल गया, और एक्स 1 है तो ये कोड रन करेगा और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। सो ये एक्स 1 हुआ तो वाई की वैल्यू हो गई 10, तो ये कितना प्रिंट करेगा, ये 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद फंक्शन जब रिटर्न होगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये वेरिएबल, ठीक है। सो एफ रिटर्न, ये क्या होगा, एक्स और वाई वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब रिटर्न करेगा तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, F2। तो F2 पे फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, फिर ये वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा, एक्स और वाई, फिर ये वेरिएबल एक्स और वाई क्रिएट होगा, ठीक है। सो ये दूसरी बार क्या होगा, एक्स और वाई, फिर ये क्रिएट होगा। अब एक्स में कितना कॉपी हो जाएगा, 2, सो एक्स में 2 कॉपी हो जाएगा। अब देखिए ये तो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 1, तो ये तो है नहीं, एक्स इक्वल टू 2, एक्स तो 2 है, तो क्या होगा, वाई का वैल्यू ये 10, तो ये साइन होगा नहीं, सो वाई यहाँ पे कुछ पता, तो कुछ ये साइन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाई ये प्रिंट कर रहा है, तो वाई क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो y में कोई मुझे पता ही नहीं है क्या वैल्यू है, क्योंकि ये x का वैल्यू 1 अगर होता तो y 10 हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये जो स्टेटमेंट है y इक्वल टू 10 तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि x इज 2, तो 2 इक्वल टू 1 ये तो फॉल्स है, तो y 10 होगा नहीं। अब y को प्रिंट कर रहा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो आपको नहीं मालूम है क्या प्रिंट करेगा, तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट। तो सेकेंड आउटपुट क्या है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। सो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल। इम्प्लीकेशन का मतलब कि लोकल वेरिएबल को अगर आप कॉल करते हैं, जैसे यहाँ 2 बार कॉल हुआ, तो ये जो वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, वो रिटेन नहीं करता है। जैसे पहले वाले में कितना वैल्यू था, 1 और 10, दूसरी बार जब इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये 1 और 10 वैल्यू के यहाँ पे स्टोर्ड नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये नए वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये वेरिएबल, अब ये दूसरे वेरिएबल हैं, ठीक है, और इसमें तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। सो यही बेसिकली लोकल वेरिएबल का इम्प्लीकेशन है कि आप लोकल वेरिएबल को आप मतलब फंक्शन को जितनी बार कॉल करते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है, अपना वैल्यू रिटेन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अक्रॉस द फंक्शन कॉल लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये अपना वैल्यू रिटेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट होगा, ठीक है। फिर ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये एक्स और वाई फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। फिर ये रिटर्न करेगा तो मेन भी क्या होगा, ये रिटर्न होगा, मेन भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड आउटपुट इज अनप्रेडिक्टेबल, मुझे नहीं मालूम है कि दूसरी बार जब फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, ठीक है। सो यही बेसिकली लोकल वेरिएबल का इम्प्लीकेशन है कि लोकल वेरिएबल डू नॉट रिटेन वैल्यूज अक्रॉस फंक्शन कॉल्स, ठीक है। अगर 2 बार आप फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे पहली बार कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया, तो दूसरी बार जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो जो प्रीवियस वैल्यू है लोकल वेरिएबल का पैरामीटर को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया है, डिलोकेट हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल पढ़ेंगे, आज इतना ही, ठीक है।